नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज ग्रामर सीरीज में हम लोग मराठी व्याकरण, मराठी ग्रामर देखेंगे। और आज का टॉपिक रहने वाला है वाक्य व वाक्याचे प्रकार। आज हम लोग मराठी व्याकरण पढ़ेंगे और इस मराठी व्याकरण में वाक्य व वाक्याचे प्रकार पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बोलेंगे। अब ये जो वाक्य व वाक्याचे प्रकार है, इस टॉपिक के मल्टीपल पार्ट्स बन सकते हैं। वाई? बिकॉज जब इस टॉपिक को इन डिटेल में पढ़ाने जाऊंगा तो काफ़ी 2 से 3 पार्ट्स बन सकते हैं। बट फिलहाल अगर आज के पार्ट की बात करें तो क्या पढ़ाने वाला हूं, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड एज यूजुअल शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये जानते हुए कि ये टर्म वाक्य का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म दैट इज वाक्य। पढ़ता हूं और पैरेलली साइमल्टेनियसली आपको समझाता हूं इन डिटेल। सबसे पहले कहा है, शब्दांची रचना करून तयार झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्य असे म्हणतात। यानी कि वर्ड्स को एक साथ लाके जब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाओगे तब वो बनेगा आपका वाक्य, तब वो बनेगा आपका सेंटेंस। आगे, पण फक्त शब्दसमूह झाला म्हणून वाक्य तयार होतो असे नाही। मतलब बट ये जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप कर रहे हो, सम वर्ड्स को कलेक्ट करके ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना रहे हो, जब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाओगे तो हर बार जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस ही बनेगा, क्योंकि जेव्हा त्या शब्द समूहाला अर्थ प्राप्त होतो तेव्हा ते खऱ्या रूपाने वाक्य तयार होतात। यानी कि बस ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाने से वाक्य यानी कि सेंटेंस तैयार नहीं होने वाले हैं। उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक अर्थ होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए। अब जब उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कोई पर्टिकुलर अर्थ होगा, कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होगा, देन वी विल सेड दैट कि दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सेड टू बी वाक्य। उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, त्या शब्द समूहाला आपण तेव्हा जाऊन काय म्हणणार आहे की ते वाक्य आहे। वाय? बिकॉज त्या शब्द समूहाला एक अर्थ आहे। काय आहे? मीनिंग आहे। समझलं? समझ में आ रहा है? उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक मीनिंग है, एक अर्थ है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे? सेंटेंस या फिर वाक्य। अब ये जो बड़ा डेफिनेशन था इसको शॉर्ट फॉर्म में भी दिया है, उसे भी पढ़ लेते ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। जेव्हा शब्दांची रचना करून जो अर्थपूर्ण शब्दसमूह तयार होतो त्यास वाक्य असे म्हणतात। यानी कि जब वर्ड्स को अरेंज करके एक अर्थपूर्ण शब्दसमूह तैयार होतो, यानी कि एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स तैयार होते हैं, देन दैट मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नोन एज वाक्य। समझ में आया आपको? सबसे पहले वाक्य क्या है ये तो समझ में आ चुका होगा। अब वाक्य के प्रकार यानी वाक्याचे प्रकार किती आहेत आणि कसे क्लासिफाय केले जातात ते पण आपण बघू। यानी कि ये जो सेंटेंसेस है, ये जो वाक्य है, इसके टाइप्स कैसे क्लासिफाय किए जाते हैं उन्हें भी सबसे पहले जानना पड़ेगा। मराठीत वाक्याचे 2 प्रकारात वर्गीकरण केले जाते। अब मराठी में जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी है अर्थावरून पडणारे प्रकार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द मीनिंग उसके टाइप्स होंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन है स्वरूपावरून पडणारे प्रकार या फिर वाक्यात असणारे विधानाचे संख्येवरून प्रकार। ठीक है, स्वरूप यानी फॉर्मेट के हिसाब से, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस, मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस भी उसके टाइप होंगे। ठीक है, तो आपके पास 2 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेकंड इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस। ये किस में बात कर रहा हूं मैं? मराठी ग्रामर में। ठीक है, मराठीत वाक्याचे 2 प्रकारात वर्गीकरण केले जाते। सबसे पहले है अर्थावरून पडणारे प्रकार एंड दूसरा इज स्वरूपावरून पडणारे प्रकार। स्वरूप इज फॉर्मेट। समझ में आया आपको? और आज की वीडियो में, आज के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अर्थावरून पढ़नारे प्रकार। ठीक है, क्या क्या प्रकार होते पहले वो जानेंगे और फिर जानेंगे आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अब जो 2 क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए थे वो दोनों क्लासिफिकेशन के टाइप्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं और आप उसे पढ़ सकते हो, जान सकते हो। जैसे आज के पार्ट में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वाक्यांचे त्यांच्या अर्थानुसार प्रकार, यानी कि उसके अकॉर्डिंग टू द मीनिंग उसके क्या टाइप्स होने वाले मैं पढ़ाने वाला था, जिसमें विधानार्थी वाक्य होगा, प्रश्नार्थी वाक्य होगा, उद्गारार्थी वाक्य होगा, होकारार्थी वाक्य होगा, नकारार्थी वाक्य होगा, स्वार्थी वाक्य होगा, आज्ञार्थी वाक्य होगा, विद्यार्थी वाक्य होगा और लास्ट में संकेतार्थी वाक्य होगा। तो ये कुल मिला के आज हम लोग 9 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर अर्थ, अर्थानुसार
प्रकट झालेले जे आहेत सेंटेन्सेस वाक्य आज त्यांना आपण शिकणार आहोत, बघणार आहोत, समजलं. अँड सेकंड क्लासिफिकेशन जो है जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे दैट इज वाक्यातील विधानावरून वाक्याचे प्रकार या फिर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, केवल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये जो तीनों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. फिलहाल इस पार्ट में आप ये सारे क्लासिफिकेशन देखने वाले हो. तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन के साथ. और सबसे पहला क्लासिफिकेशन इज विधानार्थी वाक्य. क्या है विधानार्थी वाक्य? ज्या वाक्यात केवळ एखादे साधे विधान केलेले असते त्यास विधानार्थी वाक्य असे म्हणतात. डेफिनेशन को फिर से एक बार पढ़िए ताकि पढ़ते पढ़ते आपको उसका मीनिंग भी समझ में आए. ज्या वाक्यात केवळ एखादे साधे विधान केले असेल, सिंपल स्टेटमेंट्स दिए गए वाक्य को, सेंटेंसेस को हम लोग विधानार्थी वाक्य कहेंगे. क्या है विधानार्थी वाक्य? इज इक्वल्स टू सिंपल स्टेटमेंट्स. ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट्स जो मेंशन किए गए होते हैं सेंटेंसेस में, उन सेंटेंसेस को हम लोग विधानार्थी वाक्य कहेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेगा. सबसे पहला एग्जाम्पल कहता है तो खूब होशियार आहे. अब ये सिंपल स्टेटमेंट है कि वो बहुत होशियार आहे. तो खूब होशियार आहे एक सिंपल स्टेटमेंट आहे आणि हे सिंपल स्टेटमेंट किंवा विधान असल्यामुळं हा एक विधानार्थी वाक्य आहे. ये है क्या है? विधानार्थी वाक्य है. सेकंड एग्जाम्पल, रमेश खूब काम करतो. अगेन ये रमेश के अबाउट एक सेंटेन्स एक स्टेटमेंट है. ठीक है, रमेशच्या म्हणजे रमेशच्या विरुद्ध एक काय म्हणतो आपण विधान आहे. विधान हेच म्हणतं की रमेश खूप काम करतो. रमेश खूप काम करतो, खूप मेहनती मुलगा आहे रमेश, खूप काम करतो रमेश. सो यहाँ पर रमेश बहुत काम कर रहा है. दिस इज सिंपल स्टेटमेंट. दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो अ विधानार्थी वाक्य. थर्ड एग्जाम्पल, तुमचे उपकार मी मुळीच विसरणार नाही. ठीक आहे, तुमचे उपकार मी मुळीच विसरणार नाही. आता एक उपकार केले गेलेले आहे एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाला. सर तो दुसरा माणूस पहिल्या माणसाला म्हणतो की तुमचे उपकार मी मुळीच विसरणार नाही. आपने जो भी मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ. ये एक स्टेटमेंट है एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति. समझ में आया आपको? सो दिस इज ऑल्सो एन विधानार्थी वाक्य. जैसे डेफिनेशन कहता है वैसा आपको एग्जाम्पल जिक्र है. केवळ एखादे साधे विधान, साधे सिंपल स्टेटमेंट्स. ठीक है, आपल्या आरोग्याची आपण जरूर काळजी घ्यायला हवी. आपल्या आरोग्याची आपण जरूर काळजी घ्यायला हवी. हमारे हेल्थ की हमें खुद ही जो है वो केयर करनी चाहिए. यही कहता है एक सिंपल स्टेटमेंट है. ठीक है, एक सिंपल स्टेटमेंट है हमारे बारे में. आपल्या आरोग्याची आपण जरूर काळजी घ्यायला हवी. यासोबत आपले विधानार्थी वाक्य इथं समाप्त झालेले आहे. आपण आता नेक्स्ट टाइपकडे वळूया. एंड आई होप आपको विधानार्थी वाक्य क्या होते हैं ये समझ आ चुका होगा. सेकंड टाइप जो पढ़ेंगे दैट इज प्रश्नार्थी वाक्य. अब प्रश्नार्थी वाक्य क्या कहता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ज्या वाक्यात एखादा प्रश्न विचारला असतो व प्रश्न करताना काही उत्तर अपेक्षित असे तेव्हा त्यास प्रश्नार्थक वाक्य असे म्हणतात. यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर उन सेंटेंस में से आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर उन सेंटेंसेस के थ्रू आपसे किसी प्रकार का आंसर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उन सेंटेंसेस को हम लोग प्रश्नार्थ वाक्य कहेंगे. असे वाक्य असतात प्रश्नार्थ वाक्य ज्याच्या थ्रू तुम्हाला एखादी प्रश्न विचारलेली फिलिंग येणार आहे. जे सेंटेन्सेस तुम्ही वाचल्यावरती तुम्हाला एखादा प्रश्न विचारला आहे असं कळेल, ह्याचा अर्थ होईल. किंवा ते स्टेटमेंट्स किंवा ते सेंटेन्सेस वाचल्यावरती तुमच्याकडून कसले तरी प्रकारचे उत्तर एक्सपेक्टेड आहे हे तुम्हाला कळण्यात येईल. हे जेव्हा तुम्हाला कळेल, या दोन गोष्टी जेव्हा तुम्हाला कळतील ते वाक्य म्हणजे तुमचे प्रश्नार्थी वाक्य. ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स जिसका आंसर आपसे जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनको हम लोग प्रश्नार्थी वाक्य कहेंगे. और एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल काय म्हणतात ते पण बघू. सबसे पहले, तुम्ही कुठे गेले होता? तुम्ही कुठे गेले होता? आप कहाँ गए थे? सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, प्रश्नार्थक वाक्य. तू कोणते पुस्तक वाचतोयस? तू कोणते पुस्तक वाचतोयस? तू कौन सा बुक पढ़ रहा है? थर्ड, तू आंबा खाल्लास का? ठीक है, तूने आम खाया क्या? तू आंबा खाल्लास का? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक है, और हर एक प्रश्नार्थक वाक्य में आपको प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क जो है वो दिखने ही वाला है और ये दिखना जरूरी है. वाई? बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर वो स्टेटमेंट्स के थ्रू आपसे आंसर एक्सपेक्ट किया जा रहा है. थर्ड, अब थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा और एक बार नहीं 2 से 3 बार पढ़िएगा. आपण आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यायला नको का?
अब इसको जब आप एक बार पढ़ोगे तो ये आपको प्रश्नार्थक वाक्य नहीं लगेगा, बट जब बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा यार ये स्टेटमेंट के थ्रू मतलब हमसे यस और नो का आंसर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है, आपण आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यायला नको का, हमें हमारी हेल्थ की केयर करना नहीं चाहिए क्या। तो इसका आंसर आपका यस और नो में रहने वाला है, या फिर मतलब इस टाइप के सेंटेंसेस जिसका आंसर आपको इनडायरेक्टली एक्सपेक्ट मतलब जिसका आंसर आपसे इनडायरेक्टली एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारे भी आपके प्रश्नार्थक वाक्य रहने वाले हैं। तुम्ही माझ्या घरी केव्हा याल, तुम्ही माझ्या घरी केव्हा याल, आप मेरे घर पे कब आओगे। ये आगे ने क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे जो है वो प्रश्नार्थक वाक्य रहने वाले हैं। जो नेक्स्ट टाइप आहे दॅट इज उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारार्थी वाक्य काय म्हणतात मी तुम्हाला समजावतो। सबसे पहिले ज्या वाक्यातील आनंद, आश्चर्य, दुःख इत्यादीपैकी एखादी भावना प्रकट झालेली असते व वाक्याचे शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह दिलेले असते तेव्हा त्यास उद्गारवाचक वाक्य असे म्हणतात। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें से आनंद, आश्चर्य, दुख, ये जो फीलिंग्स है, ये जो भावना है, ये अगर प्रकट हो रहे हैं या फिर इसकी मतलब अर्थ निकल रहा है उन पर्टिकुलर सेंटेंसेस से, तो हम उन्हें उद्गारार्थी वाक्य कहेंगे। एंड एक और चीज़, उद्गारार्थी वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क का जो है वो यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क का जो है वो यूज़ किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स क्या कहता है, एग्जाम्पल्स से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। शाबास चांगले गुण मिळाले तुला, शाबास चांगले गुण मिळाले तुला। अब यहाँ पे देखो शाबास, ये शाबास एक फीलिंग है। किस टाइप की फीलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग? आनंद यानी कि हैप्पीनेस, आश्चर्य यानी कि शॉक हो जाना, दुख यानी कि सैड। अब इस टाइप की फीलिंग अगर आपको स्टेटमेंट्स में से, सेंटेंसेस में से प्राप्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो सारे स्टेटमेंट्स उद्गारार्थी वाक्य रहने वाले। अब यहाँ पे देखो शाबास चांगले गुण मिळाले तुला, सबसे पहले तो वो मार्क्स देख के जो स्पीकर है वो चौंक गया, ठीक है, शाबास चांगले गुण मिळाले तुला। सेकंड, अरे इकडे कसा तू। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क दिया है, तो ये क्या प्रश्नार्थक वाक्य नहीं होगा क्या? ये प्रश्नार्थक वाक्य भी हो सकता है और ये उद्गारार्थी वाक्य भी हो सकता है। वाई? बिकॉज सबसे पहले अरे ये वर्ड से वो चौंक गया, क्या हो गया? वो आश्चर्यचकित हो गया, और चौंकने के बाद वो एक आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, इकडे कसा तू, ठीक है, अरे इकडे कसा तू। अब ये अरे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, यानी कि उसका चौंकने का वो जो फीलिंग है वो प्राप्त हुआ वहां से। उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा है इकडे कसा तू। थर्ड एग्जाम्पल, बाप रे रस्त्यावर काय गर्दी होती, बाप रे रस्त्यावर काय गर्दी होती। अब यहाँ पे बाप रे इस वर्ड से वो फीलिंग दर्शा रहा है, आगे रस्तेवर काय गर्दी होती ये स्टेटमेंट से भी वो किसी प्रकार का क्या बोलते हैं आपका मतलब वो जो फीलिंग्स है, भावना है, वो प्रकट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि बाप रे आश्चर्य हो गया, रस्तेवर काय गर्दी होती, फिर उसके बाद वो रस्तेवर काय गर्दी होती ये बोलते समय भी उसका फीलिंग वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो चौंकने वाला या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, वो सरप्राइज होने वाला। इसीलिए यहाँ पे 2 बार एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। अरे त्याला फारच लागले आहे, अरे त्याला फारच लागले आहे। अब अरे वो दूसरे बच्चे का दुख देख के जब आपके मुंह से निकलता है अरे त्याला फारच लागले आहे, तो आपको जो फीलिंग है चौंकने वाला, दैट इज अरे, वो उसके बाद आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लग चुका है। हाँ कितनी सुंदर देखावा है, हाँ कितनी सुंदर देखावा है। अब आपने किसी चीज़ को देखा है, ठीक है, देखने के बाद आप हैप्पी हो गए, आनंदी हो गए, ठीक है। देखा हुआ यानी किसी टाइप ऑफ डेकोरेशन, ठीक है। जब आप किसी टाइप का डेकोरेशन देखते हो तो जो आप सरप्राइज और हैप्पी हो जाते हो, वो दोनों फीलिंग्स यहाँ पे जो है वो दर्शाई गई है। आहा कितनी सुंदर देखावा आहे, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो है उद्गारार्थी वाक्य ये भी समझ में आ गया होगा। 3 से 4 फीलिंग्स अगर वो दर्शा रहा होगा वाक्य तो आपकी उद्गारार्थी वाक्य है, और साथ ही साथ अगर एक्सक्लेमेशन मार्क उसके साथ होगा तब भी वो उद्गारार्थी वाक्य रहने वाला है। अब बात करें होकारार्थी वाक्य। होकारार्थी वाक्य काय असतात, होकारार्थी वाक्य क्या होते हैं, अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले ज्या वाक्यातील क्रियापद हे होकारार्थी असते त्यास होकारार्थी वाक्य असे म्हणतात, आणि त्यालाच करुणरूपी वाक्य असेही
म्हणतात। ठीक है, आपको एमसीक्यू में आई होप आपको मतलब आप बच्चों को एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि होकारार्थी वाक्य इज ऑल्सो नोन एज, या फिर उसे और क्या बुलाते हैं मराठी में, तो उसको हम लोग करुण रूपी वाक्य भी बुलाते हैं। अब होकारार्थी वाक्य यानी कि ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिसके वर्ब से हमें होकारार्थी यानी कि पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है। ठीक है, एक्सेप्टेंस का फीलिंग आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव नोट हमें मिल रहा है, किसी टाइप का एक्सेप्टेंस उस वाक्य से मिल रहा है, तो उन स्टेटमेंट्स को हम लोग होकारार्थी कहने वाले हैं। ज्या वाक्यामधून होकार दर्शविला जातो होकारार्थी वाक्य किंवा करुण रूपी वाक्य त्याला असे म्हणतात। यानी कि जिन स्टेटमेंट्स में से हमको होकार यानी कि एक्सेप्टेंस दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, उन स्टेटमेंट्स को, उन वाक्य को हम लोग होकारार्थी वाक्य कहने वाले हैं। बहुत सिंपल है होकारार्थी और नकारार्थी को आइडेंटिफाई करना। पहले तो होकारार्थी कैसे होता है वो मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आज बाजारात फारच गर्दी होती। ठीक है, इसमें अपने स्टेटमेंट सीधा सीधा लिखा है और पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा है कि आज मार्केट में बहुत गर्दी थी। अगर इसका अपोजिट लिखते आज बाजार में बिल्कुल भी गर्दी नहीं थी, नहीं जब वर्ड आता है वो आपका नकारार्थी हो जाता है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस, एक पॉजिटिव चीज आप बता रहे हो, आज बाजारात फारच गर्दी होती आज बाजारात, होकारार्थी वाक्य आहे हे। सेकंड, तो नेहमी खरे बोलतो, तो नेहमी खरे बोलतो या वाक्यात एक्सेप्टन्स आहे। जरी तो खरं बोलत असेल किंवा जरी तो खोटं बोलत असेल, तो नेहमी खोटं बोलतो, इसमें भी एक एक्सेप्टेंस है, एक सच्चाई है। ठीक है, जब भी आपकी सच्चाई निकल रही है, एक एक्सेप्टेंस निकल रहा है, एक पॉजिटिव नोट निकल रहा है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, वाक्य में, तो दैट इज होकारार्थी वाक्य। मला अभ्यास करायला आवडते, इसमें पॉजिटिव नोट दिख रहा है, इसमें एक एक्सेप्टेंस दिख रहा है ना कि हाँ मुझे पसंद है पढ़ाई करना। ठीक है, ये पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ नहीं है। तो ये आपका होकारार्थी वाक्य हो गया। मला यूपीएससीची परीक्षा पास व्हायची आहे, मला यूपीएससीची परीक्षा पास व्हायची है। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जहाँ पे एक स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम जो है वो पास होना है, क्लियर करना है यूपीएससी मुझे, मला यूपीएससीची एक्झाम पास व्हायची आहे। हे वाक्य तुमचे होकारार्थी वाक्य असणार आहे। होकारार्थी वाक्य यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव नोट्स या फिर जिन स्टेटमेंट्स में से आपको एक्सेप्टेंस दिख रहा होगा। अब नकारार्थी क्या होता है वो भी जानेंगे। नकारार्थी वाक्य कहता है ज्या वाक्यातील क्रियापद हे नकारार्थी असते त्यास नकारार्थी वाक्य असे म्हणतात आणि यालाच अकरुणरूपी वाक्य असेही म्हणतात। जैसे होकारार्थी को करुणरूपी वाक्य कहते हैं, वैसे ही नकारार्थी को अकरुणरूपी वाक्य भी कहते हैं। ज्या वाक्यात नकार व्यक्त केला असतो त्यास नकारार्थी किंवा अकरुणरूपी वाक्य असे म्हणतात। यानी कि जिन स्टेटमेंट्स में से डिनायल दिख रहा है या फिर जिन स्टेटमेंट्स में किसी चीज़ को डिनाय कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, तो उन स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नकारार्थी वाक्य। एग्जाम्पल्स देखो, हे काही सोपे काम नाही। अब ये नाही जो वर्ड है, ये नाही वर्ड ही दर्शाता है कि दिस इज एन नकारार्थी वाक्य। समझ में आया? नाही शब्द हाच दर्शवतो की तो स्टेटमेंट, तो दिलेला स्टेटमेंट हा नकारार्थी स्टेटमेंट्स आहे। नाही, नाही जमणार, नाही करणार, नाही जमत आहे, हे सगळे एग्जाम्पल्स आहेत तुमचे नकारार्थी वाक्याचे। सेकंड एग्जाम्पल, आज क्रीडांगण मोकळे नव्हते, आज क्रीडांगण मोकळे नव्हते, आज जो ग्राउंड था वो खाली नहीं था, नव्हते इथं तुमचं डिनायल दिसत आहे। डिनायल दिसण्यामुळं तो वाक्य नकारार्थी वाक्य होत असतो। जेव्हा ह्यालाच एक्सेप्टन्स असता, आज क्रीडांगण मोकळे होते, तेव्हा हा स्टेटमेंट तुमचा होकारार्थी स्टेटमेंट किंवा होकारार्थी वाक्य असता। पण आता सध्या हा तुमचा नकारार्थी वाक्य असणार आहे। तो कधीच खोटे बोलत नाही, तो कधीच खोटे बोलत नाही। नाही शब्द आला म्हणजे समझून घ्यायचं हा नकारार्थी वाक्य है। नाही शब्द जब जहाँ जहाँ मराठी में यूज होता है सेंटेंसेस में, समझ लेना वह स्टेटमेंट जो है वो नकारार्थी स्टेटमेंट होने वाला है, नकारार्थी वाक्य होने वाला है। मला कंटाळा आवडत नाही, मला कंटाळा आवडत नाही, आराम लेना मुझे पसंद नहीं है, तो ये नकारार्थी वाक्य हो चुका है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट इज स्वार्थी वाक्य।
अब नकारार्थी वाक्य तक मोस्टली बहुत सारे बच्चों को पता होगा। अब स्वार्थी वाक्य क्या है ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहिले, ज्या वाक्यातील क्रियापदावरून फक्त काळाचाच बोध होतो व या वाक्यात स्वतःचाच असा मूळ अर्थ स्पष्ट होतो त्यास स्वार्थी वाक्य असे म्हणतात। ध्यान से समझना क्या कह रहा है। ऐसे स्टेटमेंट्स जहां पर आपके वर्ब से टाइम के बारे में पता चल रहा है, यानी कि वो पर्टिकुलर एक्शन, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कौन से टाइम पर हो रही है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कौन से टाइम पर हो रही है ये आपको पता चल रहा है, और या वाक्यात स्वतःचाच असा मूळ अर्थ स्पष्ट होतो। स्वतःचा यानी कि सेल्फ के बारे में, अपने आप के बारे में अगर स्टेटमेंट्स में दिया गया है और उस स्टेटमेंट्स में टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो कौन से टाइम पे हो रही है, जैसे कि चाय पी रहा है, पीने वाला है या पी गया है। ये जो टाइम है कि पी गया है या पीने वाला है या पी रहा है, ये अगर दर्शा रहा है, ये अगर बता रहा है, तो वो वाक्य हमारे स्वार्थी वाक्य होते हैं। सबसे पहले चीज़ वो वाक्य में आपका टाइम पता चलेगा, एंड सेकेंड चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए उस वाक्य में सेल्फिश है वो वाक्य, यानी कि खुद के बारे में बता रहा है, ठीक है, अपने खुद के बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखो, मी चित्रपट पाहतो। अब सबसे पहले पाहतो यानी कि वो देखता है, क्या है, वो चित्रपट देखता है। अब आपको पता चल रहा है वो वारंवार यानी कि कंटिन्यूस मोड पे यूजुअली जो है वो सिनेमास देखता रहता है, ठीक है। मी चित्रपट पाहतो, यहाँ पे मी जो दर्शा रहा है, मी डिनोट्स मी, खुद अपने बारे में, तो मी चित्रपट पाहतो या वाक्यात तो व्यक्ती स्वतःबद्दल बोलत आहे, स्वतःबद्दल स्टेटमेंट करत आहे, त्यामुळं हा स्वार्थी वाक्य आहे। आणि या वाक्यात चित्रपट पाहणे ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्शन है, इसका टाइम पता चल रहा है कि कब देख रहा है, वो देख रहा है, देख के हो गया है या देखने वाला है। सेकंड एग्जाम्पल, मी चाह पीतो, मी चाह पीतो। सिमिलरली वो चाय जो है वो पीता है, वो अभी भी पीता है, वो कल भी पिएगा, वो परसों भी पिएगा, कंटिन्यूस मोड पे वो करने वाला है। सो मी चाह पीतो, मी चाह पीतो, मी है स्वार्थी वाक्य। चाह पीने का काम जो है वो कब कर रहा है वो पता चल गया आपको, मी चाह पीतो, इसलिए वो स्वार्थी वाक्य है। थर्ड एग्जाम्पल, मी पहाटे व्यायाम केला, मी पहाटे व्यायाम केला, मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में मतलब जो है वो वर्कआउट अपना किया है, किया है, कर दिया है, पास्ट टेंस है, मतलब हो गया ये पास्ट में, इसीलिए यहाँ से हमें पता चल रहा है वो ये एक्टिविटी, व्यायाम करना एक्टिविटी कब हुआ है उसके टाइम के बारे में। और दूसरी चीज़ मी अपने बारे में, मी क्रिकेट खेलतो। सिमिलर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। समझ में आ गया। सेवेंथ टाइप इज आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य क्या कहता है, ज्या वाक्यामधून आज्ञा, आशीर्वाद, विनंती, उपदेश, प्रार्थना इत्यादी गोष्टींचा बोध होतो अशा वाक्यास आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिसमें से आज्ञा यानी कि ऑर्डर, आशीर्वाद यानी कि ब्लेसिंग, विनंती यानी कि रिक्वेस्ट, उपदेश यानी कि ऑर्डर और प्रार्थना यानी कि प्रे करना, ये सारे चीज़ों के बारे में अगर पता चल रहा है तो ये स्टेटमेंट्स आपके आज्ञार्थी वाक्य रहने वाले है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स देखो, सारा सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दरवाज़ा बंद कर, तो दरवाज़ा बंद कर, दिस इज एन ऑर्डर, आज्ञा। देव तुझं भलं करो, देव तुझं भला करो, ये एक ब्लेसिंग है, देव तुझं भला करो, तो ये आशीर्वाद हो गया। कृपया शांत बसा, कृपया शांत बसा, प्लीज शांत बैठिए, ये एक विनंती है। आगे, देवा मला पास कर, देवा मला पास कर। अब यहाँ पे हम लोग भगवान के सामने प्रे कर रहे हैं कि मुझे प्लीज पास करिए, दैट इज वाई दिस इज अ प्रार्थना, जो कि एक आज्ञार्थी वाक्य होने वाला है। नेक्स्ट, मुलांनी नियमित अभ्यास करा, मुलांनी नियमित अभ्यास करा। आप एक सजेशन दे रहे हो, उपदेश यानी कि किसी प्रकार का सजेशन आप दे रहे हो कि मुलांनी नियमित अभ्यास करा, आपको है ना डिसिप्लिन में पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। ये एक आप उपदेश दे रहे हो, एक सजेशन दे रहे हो। सो दिस इज ऑल्सो एन आज्ञार्थी वाक्य। समझ में आया आज्ञार्थी वाक्य क्या होता है। जो सेकंड लास्ट टाइप है दैट इज विद्यार्थी वाक्य। अब ये विद्यार्थी वाक्य क्या होते हैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले, जेव्हा वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून कर्तव्य, शक्यता, योग्यता, इच्छा,
कर्तव्य, शक्यता, योग्यता, इच्छा इत्यादी गोष्टींचा बोध होत असेल तर त्या वाक्याला विद्यार्थी वाक्य असे म्हणतात। यानी कि ऐसे स्टेटमेंट्स जिनके वर्ब्स के फॉर्म के अकॉर्डिंग यानी कि उनके वर्ब्स के फॉर्म्स के हिसाब से अगर आपको कर्तव्य यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, शक्यता यानी कि पॉसिबिलिटी, योग्यता यानी कि एबिलिटी, इच्छा यानी कि इच्छा, इन सारे चीज़ों के बारे में अगर पता चल रहा है उस वर्ब के फॉर्म से, ठीक है, तब उन सेंटेंस को, उन स्टेटमेंट्स को हम लोग विद्यार्थी वाक्य ऐसे कहने वाले हैं। अब ये विद्यार्थी वाक्य बस पढ़ के नहीं, एग्जाम्पल्स देखने के बाद भी पता चलने वाला है। आई वडिलांची सेवा करावी, आई वडिलांची सेवा करावी ये कर्तव्य है, ठीक है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके मॉम डॅड की सेवा करना। आई वडिलांची सेवा करावी हे कर्तव्य आहे। ह्याच्यातून आपल्याला कर्तव्य ही भावना कळत आहे, यानी कि ये इसका जो वर्ब है उसके फॉर्म से हमें पता चल रहा है कि ये कर्तव्य वाला स्टेटमेंट है, इसलिए विद्यार्थी है। नेक्स्ट, तू पास होशील असे वाटते, तू पास होशील असे वाटते, ही पॉसिबिलिटी आहे, ही शक्यता है, पॉसिबिलिटी है कि तू पास हो जाएगा। यहाँ इस स्टेटमेंट से तू पास होएगा ऐसा लग रहा है, इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि हम लोग पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है ना कि तू पास होगा, इसीलिए ये भी आपका विद्यार्थी वाक्य है। ते काम फक्त सचिनच करू शकतो, ते काम फक्त सचिनच करू शकतो, सचिन व्यतिरिक्त कोणीही करणार नाही, ते काम फक्त सचिनच करू शकतो, ही योग्यता है। योग्यता यानी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, यानी कि ये सचिन की एबिलिटी है, सचिन की कैपेबिलिटी है कि वो यह काम वही खुद करेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तू माझ्यासोबत यायला हवे असे मला वाटते, तू माझ्यासोबत यायला हवे असे मला वाटते। यहाँ पे आपको ये उसकी इच्छा है, ठीक है, किसी एक स्टूडेंट की, किसी एक पर्सन की दूसरे पर्सन के प्रति जो इच्छा है कि तू माझ्यासोबत यायला पाहिजे अशी माझी इच्छा है, तू मेरे साथ आना चाहिए ऐसी मेरी एक इच्छा है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है यानी कि वो मेरी इच्छा है, वो मेरी विश है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका विद्यार्थी वाक्य हो गया है। सो आई होप आपको विद्यार्थी वाक्य आइडेंटिफाई करना इजी लगेगा, डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ये चार चीज़ें याद में रखिएगा, कर्तव्य, शक्यता, योग्यता, इच्छा। कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शक्यता, पॉसिबिलिटी, योग्यता, एबिलिटी और कैपेबिलिटी, एंड लास्ट इज इच्छा, यानी कि आप विश कर रहे हो। समझ में आ गया? तो लास्ट टाइप है दैट इज संकेतार्थी वाक्य। संकेतार्थी वाक्य काय म्हणतात? जेव्हा वाक्यात एक गोष्ट केली असती तर दुसरी गोष्ट घडली असती असा संकेत दिला जातो, त्या वाक्याने संकेतार्थी वाक्य असे म्हणतात, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें से आपको किसी प्रकार का संकेत दिया जा रहा है। आप कौन से प्रकार का संकेत? संकेत कहता है कि एक गोष्ट केली असती तर दूसरी गोष्ट घडली असती, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें से आपको ये पता चलता है कि अगर मैंने ये चीज़ किया होता तो वो चीज़ मतलब हो जाती, ठीक है। अगर मैं जल्दी उठा होता तो मैं जल्दी स्कूल पहुंच पाता, अगर मैं ज़्यादा खाना खा लेता तो मुझे भूख नहीं लगती। ये जर तर की जो बातें हैं, ये ऐसे संकेत अगर दे रहा है वो वाक्य, तो उसे हम लोग संकेतार्थी वाक्य कहने वाले हैं। एग्जाम्पल्स देखिए और क्लियर हो जाएगा। जर चांगला अभ्यास केला असता तर पास झालो असतो, जर चांगला अभ्यास केला असता तर मी पास झालो असतो, पण चांगला अभ्यास केला नाही म्हणून मी पास नाही झालो, पण जर चांगला अभ्यास केला असता तर मी पास झालो असतो। तो यहाँ पर अगर वो अच्छी पढ़ाई करता तो पास होता, ये आपको पता चल रहा है कि अगर ये करता तो वो होता। तो ये स्टेटमेंट्स आपके संकेतार्थी वाक्य हो गया। पाऊस पडला तर पीक चांगले येईल, पाऊस जर पडला तर पीक चांगले येईल, नाही तर पिकाचं काय खरं नाही। पाऊस चांगला पडला तर पीक चांगले येईल, यानी कि जब बारिश गिरेगी तभी क्रॉप्स अच्छे ग्रो होने वाले हैं। गाड़ी सावकाश चालवावी गाड़ी सावकाश चालवली असती तर अपघात झालाच नसता, जर गाड़ी सावकाश चालवली असती तर अपघात झालाच नसता। अगर गाड़ी स्लो चलाते तो एक्सीडेंट होता ही नहीं। अगर मगर ये जो चीज़ें है अगर ये पता चल रही है तो ये संकेतार्थी वाक्य है। जर काळे ढग झाले असते तर जोरदार पाऊस झाला असता, जर काळे ढग झाले असते तर जोरदार पाऊस
झाला असता, यानी कि अगर ब्लैक मतलब डार्क क्लाउड्स हो जाते, ठीक है, अगर घिरे हुए बादल आ जाते तो बारिश होने की शक्यता थी या फिर बारिश होती थी, ठीक है। जर तर की बात है यहाँ पे, समझ में आ गया। सो दिस वॉज संकेतार्थी वाक्य एंड आई होप अकॉर्डिंग टू द मीनिंग टाइप्स ऑफ वाक्य जो थे मराठी व्याकरण में आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।